हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके इस प्यारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म बिहार एग्जाम्स वाला पर। और आज से हम लोग यहाँ पर डीएलएड के जो क्लासेस हैं आपकी वो शुरू हो रही हैं। कल आपकी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, जिस क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने सवाल आएंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, आज हम लोग यहाँ पे सारी के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे। राइट, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोग आई होप बहुत ही बेहतर होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप सभी बच्चों की जो है प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सेल, या जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर कोशिका के बारे में पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उस थ्योरी के बाद हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे कि भाई पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे और कैसे सवाल आपके एग्जाम में आगे पूछे जाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम होना है वो जनवरी में मतलब जनरली क्या है, जनवरी से जो है आपकी प्रिपरेशन, आपको एग्जाम देना ही होगा। तो बहुत जल्द आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और अभी कुछ ही टाइम में क्या है, आपके डीएलएड के जो फॉर्म हैं वो भी भरना शुरू हो जाएंगे 2026 वाले सेशन के लिए। तो ऐसे में तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतरीन करनी है और बहुत ही सटीक तैयारी करनी है। लिमिटेड टाइम रहने वाला है आपके पास, ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा आए और आप बहुत अच्छा जो है प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके इस प्यारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे अपनी आज की क्लास की। बाकी स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये सारे स्टूडेंट्स हमारे ही यहाँ से पढ़े हुए हैं। सब ने बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया है। रैंक 5 जो है, जिसका पूरे मतलब डीएलएड में रैंक 5 आया, वो भी हमारे यहाँ से ही पढ़कर गया हुआ है। तो आप लोग भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अगली बार आप लोगों के फोटोज जो है यहाँ पर आने चाहिए, आपके भी फोटोज यहाँ पर होने चाहिए। तो अपनी प्रिपरेशन को उतना बढ़िया करिए और साथ के साथ ना नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, अगर आप क्लास देख रहे हो तो आपको क्या करना है, साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपकी एकदम ओवरऑल कंप्लीट तैयारी हो जाए। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे और हम लोग यहाँ पे जानेंगे सेल के बारे में कि आखिरकार सेल क्या होता है, आखिरकार कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये सेल की इमेज है। सेल जो है, कोशिका जो है, अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने नजर आएगी। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि आखिरकार कोशिका है क्या, क्या काम है इसका किसी जीवित जीव के अंदर, और ये क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर ऐसा क्या है जो जीवों को जिंदा रख रहा है, जीवों को अलाइव रख रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ बेटा कर सकते हैं, नेहा कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सेल के बारे में। देखो सेल जो होता है, जो कोशिका है, इस दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, सबके शरीर में बेटा कोशिका मौजूद है। यानी आप ये कह सकते हो कि इस दुनिया में जितने भी जीवित जीव हैं, जो भी जीवित जीव हैं, याद रखना जितने भी जीव हैं, सबका शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर ही बना है। सबका शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, याद रखेंगे। अब वो चाहे जीव एकल कोशिकीय हो, चाहे वो जीव बहुकोशिकीय हो, लेकिन सेल से तो बना ही बना है। यहाँ पर वायरस की बात नहीं हो रही, वायरस आपका इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो सेल जो है किसी भी जीव की क्या है? क्रियात्मक इकाई है। सेल की अगर मैं बात करूं तो ये किसी भी जीव की क्या है? ये सबसे छोटी इकाई है जीवन की, याद रखेंगे। जीवन की सबसे छोटी इकाई इसको कहा जाता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई हम इसको बोलते हैं, याद रखना है, क्योंकि जीवन की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, सेल से ही होती है, वो कोशिका से ही होती है, याद रखेंगे। अब इस कोशिका के बारे में दुनिया को बताया किसने? कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, इस दुनिया में जितने भी जीवित जीव होंगे सबका शरीर बेटा कोशिका से ही मिलकर बना है। इसकी जानकारी दुनिया को दी किसने? तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। अब हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, ये जो वैज्ञानिक आप देख रहे हैं बड़े फेमस वैज्ञानिक हैं और इनका नाम है रॉबर्ट हुक। इनका नाम है रॉबर्ट हुक। ये जो रॉबर्ट हुक हैं, इनको ही कोशिका की खोज का श्रेय जाता है। अगर ये ना होते तो शायद हमको पता ही नहीं चल पाता कि भाई सेल जैसी भी कोई चीज होती है। अगर ये नहीं होते तो हमको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि भाई सेल जैसी भी कोई चीज होती है। तो ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, इनका नाम है रॉबर्ट हुक और बात है 1665 की। देखो सन भी याद रखना, क्योंकि यहां से पेपर में कई बार सवाल आता है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में
पहली कोशिका, लेकिन वो कोशिका कैसी थी? पहली मृत कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका खोजी थी बेटा? डेड कोशिका खोजी थी। याद रखना, इन्होंने पहला डेड सेल खोजा था। याद रखें कब खोजा था? 1665 में खोजा था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1665 में खोजा था, ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। राइट, चीजें क्लियर हो गई हैं? आई होप कि ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब ये जो रॉबर्ट हुक साहब हैं, क्योंकि हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? तो कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी, या इसे हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। तो कोशिका के अध्ययन को बेटा साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। याद रखेंगे, कोशिका विज्ञान कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और रॉबर्ट हुक ने क्योंकि पहली कोशिका खोजी थी, लेकिन वो कोशिका कैसी थी? डेड सेल था। इसी कारण से क्या है, इनको कोशिका विज्ञान का जनक की उपाधि दी गई। इनको कहा गया फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या कहा गया इनको? इनको कहा गया बेटा फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो ये भी सवाल कई बार एग्जाम में बनता है कि किसको हम कहते हैं कोशिका विज्ञान का जनक, किसको कहा जाता है कोशिका विज्ञान का जनक? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ काजल कुमारी कर सकती हो तुम। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इन्होंने कोशिका तो खोजी, लेकिन वो कोशिका आखिरकार थी क्या? तो बेटा वो एक कॉर्क सेल था, एक लकड़ी थी, एक लकड़ी का टुकड़ा था, या आप कह सकते हैं कि एक पेड़ की छाल थी, और वो था कॉर्क सेल। ये भी सवाल आता है, कॉर्क सेल। तो कॉर्क था वो, जिसमें इन्होंने देखा कि जब इन्होंने उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा, तो उसके अंदर इनको ऐसी संरचना नजर आई जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता होता है। इनको ऐसी संरचना नजर आई जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो वहीं से इन्होंने इसको नाम दिया क्या? इसको नाम दिया क्या? सेल नाम दिया। याद रखेंगे, दिखने में ये हनीकॉम जैसा लग रहा था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जो ये सेल शब्द है, ये कोशिका शब्द जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है। ये कोशिका या जो सेल शब्द है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है। रॉबर्ट हुक ने जो शब्द दिया था वो था सेलुआ। सेलुआ मीन्स ये लैटिन भाषा का शब्द है। याद रखेंगे, और इसका मतलब होता है छोटे कमरे, इसका मतलब होता है छोटा कमरा या स्मॉल कंपार्टमेंट हम कह सकते हैं। याद रखना है, छोटा कमरा या स्मॉल कंपार्टमेंट इसको कहा जा सकता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट हुक के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब रॉबर्ट हुक की एक बहुत फेमस किताब है, जिस किताब के अंदर इन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जानकारी दी है। आपको उस किताब का नाम भी पता होना चाहिए। उस किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। नाम क्या है उस किताब का? उस किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। और इस माइक्रोग्राफिया नाम की किताब में इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट बताया कि कैसे इन्होंने खोज की। देखो, जितने भी साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं वो आधे से ज्यादा क्या होते हैं? आधे से ज्यादा वो एक्सीडेंटल होते हैं। एक्सीडेंटल होने का मतलब ये है कि करना कुछ चाह रहे थे, हो कुछ गया। तो ये भी ऐसे ही हुआ। ठीक है, ये भी कोशिका की खोज कुछ इसी तरीके से हुई थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? अब इन्होंने दुनिया को तो बता दिया कि भाई डेड सेल जैसी कोई चीज होती है, लेकिन इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है एंटोनियो वैन लेविओसर। ये जो अगले वैज्ञानिक हैं एंटोनियो वैन लेविओसर, 1674 की बात है। इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, अगर डेड सेल है तो लिविंग सेल भी होगा। तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली जीवित कोशिका खोजी। पहली जीवित कोशिका का जो खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो वो जाता है एंटोनी लेविओसर को। याद रखेंगे, इनका पूरा नाम है एंटोनी लेविओसर। एंटोनी वैन लीवान हुक, सॉरी नॉट लेविओसर, एंटोनी वैन लीवान हुक को श्रेय जाता है। याद रखेंगे, इन वैज्ञानिक ने क्या किया? इन्होंने पहली जीवित कोशिका खोजी 1674 में। कैसे खोज पाए? इसलिए क्योंकि इनके पास एक बहुत ही अच्छा एडवांस माइक्रोस्कोप था। ऐसा माइक्रोस्कोप जो कि रॉबर्ट हुक के पास नहीं था, इसलिए बेचारे वो आगे और एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए थे, और इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कर लिया था। याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फर्स्ट लिविंग सेल, पहली जीवित कोशिका का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है एंटोनी वैन लीवान हुक को। याद रखेंगे। अब इन्होंने खोजा कैसे? भाई घूमने फिरने के शौकीन थे,
एक बार ऐसे ही किसी तालाब के किनारे गए। अब जब तालाब के किनारे गए तो इन्होंने क्या देखा, तालाब के पानी को इन्होंने लिया और उस पानी को आके घर में इन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया तो उसके अंदर इन्होंने 4 चीज पाई। 4 चीज क्या पाई? सबसे पहले उस पानी के अंदर इन्होंने पाई जीवाणु कोशिका। क्या पाई बेटा? पानी के अंदर इनको मिली बैक्टीरियल सेल। यही सवाल पूछा जाता है कि भाई सबसे पहली लिविंग कोशिका कौन सी खोजी थी? तो बैक्टीरियल सेल खोजा था, याद रखेंगे। इसीलिए इनको दुनिया का पहला माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। इसीलिए इनको दुनिया का पहला क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान अध्ययनकर्ता। इसीलिए इनको दुनिया का पहला माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं, याद रखेंगे। वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले क्या किया, वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले सूक्ष्म जीवियों के ऊपर अध्ययन किया, वो व्यक्ति यही थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इसलिए इनको उपाधि दी गई फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनको उपाधि भी दी गई है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक इनको कहा गया है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो यही हैं, दुनिया के पहले, याद रखना है। तो इसीलिए इनको ये उपाधि दी गई है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी सूक्ष्म जीवियों को खोजा था। जैसे बैक्टीरियल सेल था, इसी पानी के अंदर इनको मिली लाल रक्त कोशिकाएं जिनको हम आरबीसीज कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स इनको इसी तालाब के पानी के अंदर मिला, याद रखेंगे। इसी तालाब के पानी के अंदर इनको प्रोटोजोहा मिला। ये सब पूछा जाता है कि भाई तालाब के पानी में क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, तो प्रोटोजोहा मिला। इसी तालाब के पानी के अंदर इनको स्पर्मेटोजोहा, जिसको शुक्राणु कोशिका भी हम बोल सकते हैं, वो भी इनको इसी में मिला, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने काफी सारी चीजें खोजी थी, सूक्ष्म जीवियों के बारे में खोजा था, इसलिए इनको ये उपाधि दी गई। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो है आपके, फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो वो हैं आपके अरस्तु, या जिन्हें हम एरिस्टोटल कहते हैं, वो अरस्तु हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? हाँ, भर सकते हो बेटा, यूपी से जो है वो भी डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई है? तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने जो तालाब का पानी लिया था, उस तालाब के पानी के अंदर उनको क्या क्या कोशिकाएं मिली थी? बैक्टीरियल सेल मिले, आरबीसीज मिली, प्रोटोजोहा मिला, स्पर्मेटोजोहा यानी शुक्राणु कोशिका मिली, याद रखेंगे। 1674 की बात है, पहली जीवित कोशिका खोजने का श्रेय इनको जाता है, इसलिए इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए भाई, बहुत ही अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? आता है कोशिका सिद्धांत। भाई अब वैज्ञानिकों ने खोज लिया, बता दिया कि दुनिया को कि जीवित कोशिका जैसी भी कोई चीज होती है, तो इसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, दो बहुत ही महान वैज्ञानिक, इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि इनके नाम से भी प्रश्न आए हुए हैं। 1838 की बात है, जिसमें महान वैज्ञानिक हैं शेल्डन। शेल्डन जो है वो वनस्पति वैज्ञानिक हैं, यानी वो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं 1839 में, जिनका नाम है श्वैन, और वो जंतु वैज्ञानिक हैं, यानी वो जानवरों के ऊपर अध्ययन करते हैं। अब इन दोनों ने जब अपना अपना रिसर्च किया तो इन्होंने ये पाया कि पेड़ पौधे जो है वो भी कोशिका से मिलकर ही बने हैं और जानवरों के शरीर के अंदर भी कोशिकाएं ही मौजूद हैं। तो इन दोनों ने कॉमन एक थ्योरी दी, और वो एक थ्योरी, एक वो सिद्धांत क्या था? इन्होंने कहा कि इस दुनिया में जितने भी जीवित जीव हैं वो सभी के सभी सेल से मिलकर ही बने हैं, और सेल ही क्या है? जीवन की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। ये बात इनके द्वारा कही गई कोशिका सिद्धांत के अंदर, ये बात इनके द्वारा कही गई बेटा कोशिका सिद्धांत के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। इन्होंने यही कहा कि सेल जो है वो क्या है? कोशिका को ही हम रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। सारा काम कोशिका ही कर रही है, तो कोशिका ही रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, याद रखना है। यही बॉडी के अंदर सारा काम कर रही है और जीव को जीवित रख रही है, याद रखेंगे। इसलिए इसको हम कह रहे हैं रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। रचनात्मक कैसे है? देखो, किसी भी जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बनेगा। कोशिकाओं का समूह टिश्यू बनाता है, जिसे हम ऊतक कहते हैं। ऊतकों के समूह से बनते हैं अंग, अंग के समूह से बनता है बेटा अंग तंत्र।
अंग बनेंगे, अंग के समूह से बनता है ऑर्गन सिस्टम जिसको हम कहते हैं अंग तंत्र। और जब किसी जीव के शरीर में अंग तंत्र बन जाता है तो भाई उस जीव का निर्माण हो जाता है, वो जीव विकसित हो जाता है। याद रखेंगे, आप भी अपनी मम्मी के गर्भ में क्या थे, एक छोटी सी कोशिका थे। लगातार आपकी कोशिकाओं ने किया कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन के बाद आपके टिश्यू बन गए। टिश्यू बनने के बाद क्या हुआ, टिश्यू बनने के बाद बेटा अंग बन गए, अंग बनने के बाद अंग तंत्र बन गया, और अंग तंत्र बनने के बाद एक जीव का निर्माण हो गया। तो आज आपकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं, और यही ऑर्गन सिस्टम्स क्या कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं आपको जिंदा रखने के लिए। लगातार क्या काम कर रहे हैं बेटा, लगातार काम कर रहे हैं आपको जिंदा रखने के लिए। ठीक है, क्लियर। हाँ, कोशिका सिद्धांत जो है वो वायरस पर लागू नहीं होता। याद रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल इन वायरस, नॉट एप्लीकेबल फॉर वायरस। याद रखेंगे, जीवाणुओं के ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, विषाणुओं के ऊपर कोशिका सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता है। याद रखेंगे। अब इन्होंने कहानी तो बता दी, लेकिन ये क्या हुआ, ये नहीं बता पाए कि जो सेल है, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई भी चीज है तो वो अजर अमर तो रहेगी नहीं भाई। एक कोशिका का अपना एक समय रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगी, डेड हो जाएगी। तो नई कोशिकाएं कैसे बनेंगी, तो नई कोशिकाओं के बारे में बताया 1855 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रेडोल्फ वर्च्यू। रेडोल्फ वर्च्यू साहब ने क्या किया, इस कोशिका सिद्धांत को पूरा किया। शेल्डन और श्वैन ने बना तो दिया था, लेकिन ये पूरा नहीं था। इन्होंने सेल डिवीजन के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, पहले से जो मौजूद कोशिकाएं होती है ना, वो लगातार कोशिका विभाजन करती हैं, वो लगातार कोशिका विभाजन करती हैं। याद रखेंगे, और लगातार कोशिका विभाजन के बाद ही क्या होता है, नए नए सेल्स बनते रहते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नए नए सेल्स बनते रहते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, 1855 में आते हैं रेडोल्फ वर्च्यू साहब, और इनके द्वारा कहा गया है ओमनियस सेलुआ ई सेलुई। इसका मतलब होता है कि पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही क्या होता है, नई कोशिकाएं बनती हैं। याद रखेंगे। तो ये बात जो है शेल्डन और श्वैन नहीं पता कर पाए थे, लेकिन रेडोल्फ वर्च्यू साहब ने इस बात को पता कर लिया। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जितना मैंने पढ़ाया है, और क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है। चलो, सबसे पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर है, जो हमने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। चलो बताओ फटाफट। पहला सवाल बताएंगे जल्दी से। सभी जीवित जीवों में बनावट और काम करने की बेसिक यूनिट या बेसिक इकाई क्या होती है? टिश्यू होगा, सेल होगा, ऑर्गन होगा, या फिर बेटा ऑर्गन सिस्टम होगा? बताओ क्या होगा, फटाफट आंसर करो। क्या होगा, फटाफट आंसर करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिहार डीएलएड में प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे पिक किया है, राइट। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा इस सवाल का जवाब। अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, आगे के टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। तो पूछा जा रहा है कि सभी जीवित जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ऊतक होता है, कोशिका है, अंग है, या फिर बेटा अंग तंत्र है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बेटा सेल, या जिसे हम कोशिका कहते हैं। और अभी भी इस सवाल का जवाब 100% बच्चों ने सही नहीं दिया। इसका मतलब बाकी बच्चे बातें करने में बिजी थे। बुग्गू, सरस्वती, नितेश, अलोन बॉय, दिशा, ठीक है, अखिलेश, यामिनी, इन सब ने यहाँ पे सही जवाब दे दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा बेटा कोशिका। वो क्या है? वो है सेल, वो है कोशिका। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया कि इस दुनिया में किसी भी जीव के जीवन की शुरुआत जो होगी वो कोशिका से ही होगी। बहुत सारे ऐसे जीव होंगे जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका होगी, एक ही सिंगल कोशिका होगी, और ऐसे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर। ऐसे सिंगल सेल वाले जीवों को हम कहते हैं यूनिसेलुलर, या इनको कहा जाता है एकल कोशिकीय। तो इस दुनिया में चाहे कोई भी जीवित जीव है, सबके शरीर में क्या है? सबके शरीर में सेल है ही है। सेल के बाद अगर सेल आगे बहुत सारी ग्रुप बन जाएंगे तो बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं बेटा ऊतक, टिश्यूज बनाएंगे। बहुत सारे टिश्यूज का समूह मिलकर अंग बना लेते हैं, वो अंग बना लेते हैं। और अंगों का समूह जो होता है वो अंग तंत्र, यानी उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। याद रखेंगे, उसको हम अंग तंत्र कहते हैं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और जब अंग तंत्र विकसित हो जाएगा तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक जीव बन जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी
है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जिन्होंने गलत जवाब दिया है वो प्लीज इस चीज को जरा समझिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी बनावट सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में होती है, बताओ। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दो तरह के सेल्स के बारे में आपको जानना होगा, एक होंगे प्लांट सेल्स और एक होंगे एनिमल सेल्स, यानी हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो पौधों की कोशिकाओं से अलग होती हैं। कैसे अलग हैं जरा बताओ, क्या चीज ऐसी है जो पौधों की कोशिकाओं में तो है लेकिन हमारी कोशिकाओं में नहीं होगी? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या फिर साइटोप्लाज्म, बताइए क्या चीज ऐसी है जो चीज आपको केवल और केवल पदप कोशिकाओं में मिलेगी, वो हमारे शरीर के अंदर बेटा नहीं होगी, मतलब या जंतु कोशिकाओं में वो चीज नहीं पाई जाती है। फटाफट आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जल्दी से फटाफट जवाब देंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो याद रखेंगे जो पदप कोशिका होती है उनके पास कोशिका भित्ति मौजूद होती है और कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, याद रखेंगे। तो इसका आंसर होगा सेल वॉल। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सेल वॉल। सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर है। 79% बच्चों का जवाब सही आया है, जिसमें बुग्गू, अनामी, सुनामी, नीतीश, गजाला, इन सब ने यहाँ पे जवाब दे दिया है। अब मैं यहाँ पर एक अंतर आपको बताती हूँ। देखो, अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, जंतु कोशिकाएं, तो जितनी भी हमारे पास कोशिकाएं होंगी, दो तरह की कोशिकाओं के बारे में ही आपको जानना है। एक होगी जंतु कोशिका और दूसरी होती है बेटा जिसे हम कहते हैं प्लांट सेल्स, या जिसको हम पदप कोशिका कहते हैं। अब पेड़ पौधे बेचारे बाहर धूप, गर्मी, सर्दी सब सहते हैं, तो इनकी जो कोशिका होगी इसके बाहर आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल मिलेगी, कोशिका भित्ति इनके पास होती है, याद रखेंगे। हमारी जो कोशिकाएं होंगी वहां पर केवल आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, वहां पर आपको केवल कोशिका झिल्ली मिलेगी। ये एक बेसिक अंतर है जो आपको पता होना चाहिए। एक चीज और याद रखेंगे, जो पदप कोशिकाएं होती हैं इनके पास भी सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, लेकिन इनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोशिका भित्ति मौजूद होती है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हमारे सेल में एक और चीज होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, या जिसको हम बोलते हैं नाभिक, या जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, याद रखेंगे। जिसको नाभिक कहते हैं, जिसको केंद्रक कहते हैं, याद रखना है, क्योंकि केंद्रक ही सारी कोशिकाओं के कार्य को क्या करेगा बेटा, नियंत्रित करता है, याद रखेंगे। तो सेल के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, एक होगा कोशिका झिल्ली, दूसरा होगा न्यूक्लियस, और बीच में जो आप खाली जगह देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये जो कोशिका द्रव्य है इसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और इसी के पास मौजूद है क्या, फ्लूइड है, यहाँ पर द्रव्य भरा हुआ है, और यहीं पर आपके सारे के सारे कोशिकांग मिलेंगे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस ऑर्गेनेली को सेल का किचन कहा जाता है, बताओ। कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसे हम कहेंगे किचन ऑफ द सेल? किचन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल बेटा हम किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, गोल्जाई बॉडी को, या फिर राइबोसोम को? किसको कहा जाता है कोशिका का किचन? अब किचन है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। किचन है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। बेटा कल की पीडीएफ डली हुई है टेलीग्राम चैनल पर, खुशी एक बार जाकर टेलीग्राम चैनल देखो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। अब किचन में काम क्या होता है? किचन में काम होता है खाना बनने का, वो खाना जिसको खाकर तुमको एनर्जी मिलती है, तुम्हारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि कोशिका का किचन उसको कहा जाएगा, इसका मतलब जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, यानी ये वो जगह है जहाँ पर एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। अब आधे से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर आंसर देखो, किचन ऑफ द सेल की अगर हम बात करेंगे तो किचन ऑफ द सेल जो है वो क्लोरोप्लास्ट को उपाधि दी गई है, याद रखना है। 77% बच्चों ने सही जवाब दिया है, जिसमें बुग्गू, सहसाराम, शंभू, यामिनी, इन लोगों ने जवाब दे दिया है। किचन ऑफ द सेल की उपाधि क्लोरोप्लास्ट को दी जाती है, याद रखेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस। इसे क्या कहा जाता है? इसको नाम दिया गया है पावर हाउस का, इसको पावर हाउस या ऊर्जा घर इसको हम कहते हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऊर्जा घर किसको कहा जाएगा, तो ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा घर है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल और केवल आपको प्लांट सेल्स के अंदर मिलेगा। जो पदप कोशिकाएं होती हैं उनके पास ये मौजूद होता है, और ये क्लोरोफिल बनाएगा जो फोटोसिंथेसिस में काम करेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कॉर्क में सेल देखी थी, बताइए। कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले कॉर्क सेल की खोज की थी? अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाया है, इसका जवाब भी 100% बच्चे सही दे सकते हैं। लेवैन हुक थे, शेल्डन थे, हुक थे, या फिर श्वैन थे? बताओ कौन से व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले देखा था, किसके बारे में, जिसने सबसे पहले कॉर्क सेल देखा था? किस व्यक्ति ने देखा था, जल्दी से बता दो। बहुत ही अच्छे, साल भी याद रखना है क्योंकि पेपर में साल से भी सवाल आते हैं। पेपर में आपसे साल से भी सवाल पूछे जाएगा कि भाई किस ईयर खोजा गया था, तो किस ईयर खोजा गया था ये भी याद रखना है। पूरा नाम भी याद रखना, क्योंकि रॉबर्ट के अलावा कुछ और भी लिख सकता है, तो याद रखेंगे। इसका सही जवाब है हुक, यानी रॉबर्ट हुक। किस व्यक्ति ने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था, याद रखेंगे। सी ऑप्शन इसका जवाब होगा, सी ऑप्शन। 90% बच्चों ने ही सही जवाब दिया है, जिसमें ये मुस्लिम स्टूडियो, सरस्वती, सहसाराम, गुप्ता जी, इन लोगों ने जवाब दे दिया है। कब खोजा था, ईयर क्या था? तो ईयर था 1665, याद रखेंगे। साल भी आपको याद रखना है कि वो साल था 1665 का, जब इन्होंने पहली कोशिका खोजी थी। फर्स्ट सेल की अगर मैं बात करूं तो पहली कोशिका जो थी वो क्या थी? वो कॉर्क सेल ही था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जानवरों की कोशिका में खाना और वेस्ट चीजों में से कहाँ जमा होता है? इन एनिमल सेल फूड एंड वेस्ट मटेरियल आर स्टोर इन। कहाँ पर स्टोर होता है एनिमल सेल्स के अंदर? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, बताइए फटाफट जल्दी से, ये सवाल का क्या जवाब होगा? जानवरों की जो कोशिकाएं होती हैं, जहां पर भोजन और जो वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो कहां पर इकट्ठा होता है? क्लोरोप्लास्ट में, वैक्यूल्स में, राइबोसोम में, या फिर सेल वॉल के अंदर? कहां पर होगा ये आपको बताना है, बताओ फटाफट जल्दी से। बहुत ही अच्छे, सबके यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं। शालू, वैशु, साइलेंट, काफी बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, फटाफट जल्दी से जवाब देंगे। जानवरों के अंदर भी मौजूद होते हैं क्या? जानवरों में भी मौजूद होते हैं वैक्यूल्स, या जिनको हम रसधानी, या जिनको हम रिक्तियां कहते हैं। तो इन रिक्तियों के अंदर ही वेस्ट मटेरियल और भोजन जो होता है वो क्या होता है? संग्रहित होता है, याद रखेंगे। तो इस सवाल के जवाब की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा बी ऑप्शन, जिसमें 89% बच्चों ने सही जवाब दिया है, राइट। ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर सही जवाब दिया है, तो आंसर हो जाएगा वैक्यूल्स। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वैक्यूल्स। अब वैक्यूल के संबंध में एक बात याद रखना, अगर हमारे पास प्लांट कोशिका है, अगर हमारे पास प्लांट सेल है, अगर हमारे पास बेटा पदप कोशिका है, तो पदप कोशिकाओं के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं इनका आकार बहुत बड़ा होता है। इनका आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल्स के अंदर, याद रखना। उसका कारण ये है कि पेड़ जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उनके शरीर में जो भोजन बनता है वो इसी वैक्यूल के अंदर क्या होता है? इकट्ठा होता है, याद रखना है, इसी वैक्यूल के अंदर वो इकट्ठा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं जानवरों की कोशिकाओं की बात करूं तो वहां पर जो वैक्यूल्स होंगे वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, किसी में मौजूद होंगे और किसी में नहीं भी होते हैं, ये भी तुमको याद रखना है। किसी में होंगे और किसी में नहीं होंगे, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बताओ, इनमें से कौन सा जोड़ा सही मैच किया गया है? आपको ये बताना है। इनमें से एक ऐसा है जो यहाँ पर सही दिया गया है, उसका कार्य जो है वो सही दिया गया है, बाकियों का कार्य जो है वो गलत दिया गया है। तो सही जिसका कार्य दिया गया है वो आपको पहचानना है, बताओ क्या होगा इसका आंसर? राइबोसोम का काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना, केंद्रक का काम होता है कंट्रोल सेंटर, यानी ये सेल को कंट्रोल करेगा। लाइजोम की बात करेंगे तो इसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और सेल मेम्ब्रेन का काम होता है रिजिडिटी यानी कठोरता प्रदान करना। तो बताओ किसका काम यहाँ पर सही दिया गया है? तो मैचिंग के रूप में यहाँ से सवाल आ सकता है।
बहुत ही अच्छे, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस सवाल का सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैचिंग के रूप में सवाल यहां से ज्यादा पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। आधे से ज्यादा बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं, ए ऑप्शन आंसर नहीं है, इसका जवाब है बी ऑप्शन, जिसमें केवल 47% बच्चों ने ही सही जवाब दिया है। प्रिंस, तरन्नुम, ठीक है, सोना, सुहानी, इनका जवाब यहाँ पर सही है। देखो बेटा, याद रखना है, जितने भी इस दुनिया में सेल हैं, सब सेल्स के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक मौजूद होता है। न्यूक्लियस या जिसको हम केंद्रक कहते हैं, जैसे आपके शरीर में आपका दिमाग है, वैसे ही इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका काम होता है कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करना। ये क्या करता है, ये सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, याद रखेंगे। ये हर चीज को क्या करेगा, नियंत्रित करता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सेल के अंदर कब क्या काम होगा, तो सबको नियंत्रित करता है, याद रखेंगे, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो न्यूक्लियस के बारे में दुनिया को बताया रॉबर्ट ब्राउन ने। उस टाइम पर रॉबर्ट नाम बड़ा फेमस था, तो सब मम्मियां अपने बच्चों का नाम रॉबर्ट ही रख रही थी, तो इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। और ये बात है 1831 की, ये बात है बेटा 1831 की, जब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी और उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है, सेल के अंदर कुछ भी होगा उसको कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, इसको हम कहेंगे कंट्रोल सेंटर। अब ये जो यहाँ पे दिया हुआ ना, प्रोटीन संश्लेषण का काम लाइजोम नहीं करता, ये काम होता है राइबोसोम का। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, वहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सेल को कठोरता देती है कोशिका भित्ति, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो प्लांट्स में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। फोटोसिंथेसिस राइबोसोम नहीं करेगा, ये काम करवाता है क्लोरोप्लास्ट। तो आपको इनके भी याद रख लेने हैं कि भाई किसका आंसर क्या सही होना था, ये भी तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी तुमको ध्यान में रखना है कि किसका आंसर अगर गलत दिया है तो वो गलत क्यों दिया है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनली हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड सिक्रेशन, कौन सा ऑर्गन पैकेजिंग और सिक्रेशन का कार्य करता है। पैकेजिंग और सिक्रेशन का मतलब होता है कि भाई सेल के अंदर जैसे प्रोटीन बना, सेल के अंदर वसा बना, तो उसको पैक करके बाकी कोशिकाओं को भेज देना, जिसको जरूरत पड़ेगी उसको भेज देना। तो पैकेजिंग और सिक्रेशन का काम किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसको अंतःप्रायदीपीय जलिका कहते हैं, उसका काम है। लाइजोम का काम है, गोल्जाई एपरेटस या गोल्जाई बॉडी का काम है, या फिर ये काम न्यूक्लियस का है, ये काम केंद्रक का है। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सेल के अंदर एक ऑर्गेनली होती है जिसका काम होता है पैकेट्स बनाना भेज देना, पैकेट्स बनाना भेज देना। इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहते हैं, इसे कोशिका का डाक घर कहा जाता है। तो ये नाम भी तुमको याद रखना है कि भाई कोशिका का डाक घर आखिरकार है क्या। हाँ जी, बहुत ही अच्छे। तो आधे से ज्यादा क्लास सी ऑप्शन बता रही है, सबका आंसर सी ऑप्शन आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। 91% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें बुग्गू, अलोन बॉय, सरस्वती, इन लोगों ने जवाब दे दिया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गोल्जाई एपरेटस, या फिर आप इसे गोल्जाई बॉडी के नाम से जानते हैं। अब होता कैसे है, जैसे आपका ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ऐसे आपको अंतःप्रायदीपीय जलिकाएं मिलेंगी। यहाँ पर आपको मिलेगा राइबोसोम, है ना, राइबोसोम यहाँ पर मौजूद होगा, और यहीं पर कुछ इस तरीके से आपको गोल्जाई बॉडीज मिलती हैं, याद रखेंगे। ये गोल्जाई बॉडीज लाइजोम को बनाती हैं, ये भी ध्यान रखना, ये लाइजोम को भी बनाती हैं, याद रखेंगे। तो ये जो गोल्जाई बॉडीज हैं, इन्हीं का काम होता है क्या करना, पैकेट बनाना और भेज देना। गोल्जाई बॉडी का काम होता है, याद रखना। इसलिए इनको उपाधि दी गई है पोस्ट ऑफिस की, इनको डाक घर कहते हैं। जैसे आप डाक खाने में जाओगे ना, डाक घर में जब आप जाओगे तो आप अपनी चिट्ठी लेकर जाओगे, तो चिट्ठी क्या करेंगे, डाकिया उस चिट्ठी को आगे उस पते पर पोस्ट कर देंगे। वही काम इनका होता है गोल्जाई बॉडी का। गोल्जाई बॉडी की खोज की थी किसने, कैमिलियो गोल्जी ने। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्या, उन्हीं के नाम पर बेटा इसका नाम रखा गया है गोल्जी बॉडी। तो कैमिलियो गोल्जी साहब के द्वारा गोल्जाई बॉडी की खोज हुई थी, याद रखना है। और इनका बेसिक काम यही होता है, प्रोटीन मतलब पैकेट बनाना और उस चीज को भेज देना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
सेल के अंदर जेली जैसा जो पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? सेल के अंदर जेली जैसा पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, उसको हम कोशिका भित्ति बोलेंगे, या फिर उसे ER यानी अंतः प्रायदीपीय जलिका उसको कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, 1898 में उन्होंने खोजा था, बिल्कुल सही बात है। चलो इस सवाल का जवाब दो। हाँ, पोस्टमैन कह लो, पोस्ट ऑफिस कह लो, इसी को कहा जाता है। गोल्जाई बॉडी को ही आप पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन आप कह सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या होगा इसका सही जवाब? जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली मतलब चिपचिपा सा पदार्थ है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर? तो सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे आपका, उसको बेसिकली कहा जाता है साइटोप्लाज्म, उसको कोशिका द्रव्य हम कहते हैं। 81% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें बुग्गू, नीतीश, अलोन बॉय, इनका जवाब यहाँ पर सही है। देखो होता ये है कि अगर हम बात करें किसी कोशिका की, किसी सेल की, तो किसी सेल के ना 3 मुख्य घटक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 3 मुख्य घटक होते हैं, याद रखेंगे। अब 3 मुख्य घटक में सबसे पहला घटक आता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसी भी सेल की क्या है? वो किसी भी सेल का बॉर्डर है। जैसे आपके घर की दीवारें हैं, वैसे ही सेल की जो दीवार होगी उसी को हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। दूसरा घटक होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, या जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये जो कोशिका द्रव्य है यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, मतलब फ्लूइड भरा होगा, द्रव्य भरा होता है, याद रखेंगे। और इस द्रव्य में जो है हमारी कोशिकाएं, जो कोशिकांग होते हैं वो तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सेल की, वो है केंद्रक, या जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो आप खाली जगह देख रहे हो, यहाँ पर आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म में यहाँ पर आपको मिलेंगी सेल ऑर्गेनेलीज, या जिनको हम कोशिकांग कहते हैं, याद रखेंगे। जिनको बेटा कोशिकांग बोला जाता है, ध्यान रखना है। बात आई समझ में? तो किसी भी सेल के 3 प्रमुख घटक होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, जो कि इससे कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताइए। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब उन सेल से होता है, बताइए प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होगा? 2 तरह की आपको कोशिकाएं देखने को मिलेंगी इस दुनिया में। जितने भी जीव हैं उनमें आपको 2 तरह की कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। एक होती हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती हैं बेटा यूकैरियोटिक। प्रो और यू में क्या अंतर होगा अभी हम समझेंगे। अगर आप पहले मुझे इसका जवाब बताओ क्या होगा। उनके अंदर सच्चा न्यूक्लियस मौजूद होता है, उनमें सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली नहीं होती हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों में पाई जाती हैं। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोटिक और कोशिकाओं का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, सब हो जाएगा, वरना रेगुलर क्लास करो, इतने कम टाइम में सारी चीजें हो जाएंगी। इसका आंसर होगा ये ऐसे कोशिका होती हैं जिनके पास बहुत सारे कोशिकांग है ही नहीं। इनकी कोशिकाओं के पास एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली मौजूद नहीं है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन 83% बच्चों ने सही जवाब दिया है, जिसमें बुग्गू, गजाला, शालू, इनका जवाब सही है। देखो अब यहाँ से ध्यान रखो, सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो इस दुनिया में 2 प्रकार के सेल्स मिलते हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती हैं जिनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ये होती है पुरानी कोशिका। ये ऐसी पुरानी कोशिका है जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुई हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जहाँ पर जो केंद्रक है वो परिभाषित नहीं है। मतलब यहाँ पर यही नहीं पता चलेगा कि न्यूक्लियस है कहाँ, तो केंद्रक जो है यहाँ पर परिभाषित नहीं होता है, याद रखेंगे। ये जो कोशिकाएं होंगी इनके पास बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज जो है, कोशिकांग जो है वो है ही नहीं, वो एब्सेंट है, वो अनुपस्थित होती हैं, याद रखेंगे। वो क्या होंगी? वो अनुपस्थित हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक कॉमन चीज मिलेगी, वो है राइबोसोम। राइबोसोम इनके पास मौजूद होता है क्योंकि उसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करने का। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मिलेंगी आपको बैक्टीरिया की। जितने भी इस दुनिया में जीवाणु होते हैं उन सब की कोशिका कैसी होगी?
प्रोकैरियोटिक होगी, पुरानी होगी, जो कि पूरे तरीके से विकसित नहीं हो पाई है, पूरे तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है। वहीं पर दूसरी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वो सच्ची कोशिकाएं हैं जहां पर जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, वो पूर्ण रूप से क्या है, परिभाषित है। मतलब यहाँ पर आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये इसका नाभिक है, ये इसका केंद्रक है, याद रखेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सारी की सारी ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम सब प्रेजेंट होती हैं, सब उपस्थित होती हैं, याद रखेंगे। इसलिए इनको विकसित कोशिका कहा जाता है। ऐसी कोशिका आपको मिलेंगी जानवरों की, ऐसी कोशिका आपको मिलेंगी प्लांट्स की, ऐसी कोशिका आपको मिलेंगी कवक की, ऐसी कोशिका आपको मिलेगी प्रोटिस्टा की। तो इन सबके पास जो कोशिका होगी वो कैसी होगी, वो होगी यूकैरियोटिक। वो होगी कैसी, वो होगी यूकैरियोटिक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को हम बेटा क्या कहते हैं। फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो हर चीज को आने जाने देगी, इसको इम्परमिएबल कहेंगे। इम्परमिएबल का मतलब है ये किसी भी चीज को अंदर आने ही नहीं देगी। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सेल के अंदर क्या चीज जाना चाहिए, क्या चीज नहीं जाना चाहिए, वो काम ये देखेगी। या फिर इसे हम कहेंगे सेमी रेजिड, यानी ये कुछ तौर पर क्या होती है, ये रेजिड होती है, याद रखना है। बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर। पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा बेटा, साइंस बाय हिमानी मैम के नाम से सर्च कर लेना, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सेल मेम्ब्रेन, ये जो मैंने अभी बताया, ये जो सेल है, हमारे सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री है, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी को हम बेटा कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का काम होता है, कोशिका झिल्ली इज लाइक योर मदर। जैसे आपकी मम्मी आपको हर जगह नहीं जाने देंगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वैसे ही सेल की मम्मी है कौन, सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए इसको हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी चुनिंदा परागाम्य इसको कहा जाएगा। क्या चीज सेल के अंदर जानी चाहिए, क्या चीज सेल के बाहर आनी चाहिए, ये काम यही देखती है, याद रखना है। तो ये बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की तरह है, जैसे मम्मियों का काम होता है ना, परमिशन हर जगह जाने की नहीं देंगी, वैसे यही काम करेगी। इस बार 100% बच्चों का जवाब सही है, जिसमें रुखसार, किचू, दिशा, शालू, इन सब ने यहाँ पे जवाब दे दिया है। तो इसको हम कहते हैं चुनिंदा परागाम्य। क्या चीज़ सेल से बाहर जानी चाहिए, क्या चीज़ सेल के अंदर आनी चाहिए, ये काम देखती है कौन, ये काम देखती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब फ्रीली परमिएबल कौन होती है, तो फ्रीली परमिएबल होती है कोशिका भित्ति। जो सेल वॉल होती है, जो कि पेड़ पौधों में पाई जाती है, वो बड़ी दिलदार है। वो बोलती है कि हाँ भाई, जिसको अंदर आना है वो आ सकता है, कोई रोक टोक है नहीं। तो ये फ्रीली परमिएबल होती है, याद रखेंगे। सेल वॉल का काम होता है पेड़ पौधों को कठोरता प्रदान करना, पेड़ पौधों का जो सेल है उसको आकार देना, उसको संरचना प्रदान करना, संरचना के साथ साथ उसको कठोरता प्रदान करना। ये काम होता है किसका, सेल वॉल का। ये काम किसका होता है, सेल वॉल का होता है। और ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है बेटा, पेड़ों में पाई जाती है, पेड़ों की कोशिकाओं में मिलेगी, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। सेल का पावर हाउस हम किसे कहते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडी या फिर वैक्यूल। ये सवाल आपका डीएलएड में आया हुआ था, जितने भी डीएलएड के शिफ्ट हुए उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था सेल के बारे में कि सेल का पावर हाउस हम किसे कहते हैं। बताओ, कल का हो चुका है बेटा, जाके ध्यान से उसको देखो, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी रेगुलर, और रेगुलर क्लास में रहना, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा ना वो बहुत जल्दी होगा, तो आपको कम समय में बहुत सारी तैयारी करनी है, ठीक है। रेगुलर क्लास के साथ बने रहोगी। अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास मतलब एक स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस बताया, उसके 20 में से 18 नंबर आए साइंस के, साइंस में 20 में से 18 नंबर उसने स्कोर किए, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए रेगुलर आपको बनना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस सवाल का जवाब होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका जवाब है, जिसमें 99% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें बुग्गू, गजाला, अनामी, सुनामी, नीतीश, इन लोगों ने जवाब दे दिया है। तो कोशिका का पावर हाउस इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको पावर हाउस, ये दिखने में कुछ ऐसा नजर आएगा।
आपने इतनी मेहनत करके जो ग्लूकोज पचाया है, आपके पाचन तंत्र ने जो खाना आपका पचाया, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में पचाया, वो ग्लूकोज यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट कर क्या बनाता है, टूटकर एटीपी बनाता है, एटीपी का निर्माण करता है। याद रखेंगे, हमारे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए, हमारी कोशिकाओं को जो जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उनको मिलती है एटीपी के रूप में। तो एटीपी का निर्माण जो होता है, ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। याद रखेंगे, यहाँ पर यही रिएक्शन होती है जो मैंने लिखी है, ये आपको याद कर लेनी है। यही वो जगह है जहाँ पर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको पता है, जो रोजाना आप सांस ले रहे हो, हर सेकंड जो आप सांस ले रहे हो, तो ये जो ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जा रही है, हर सेकंड ग्लूकोज टूट रहा है और टूटकर एटीपी का निर्माण कर रहा है। याद रखेंगे, यही वो जगह है जहां पर कोशिकीय श्वसन होता है, यानी यहाँ पर आपके जो सेल्स हैं वो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन भी आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे सेल्स को जो ऊर्जा चाहिए वो इसी रूप में चाहिए, हमारे सेल को ऊर्जा जो है वो इसी रूप में चाहिए। याद रखना है, और बिना इस रूप के एनर्जी नहीं हो सकती, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कौन सा कथन टिश्यू के बारे में सबसे अच्छा बताता है? अभी मैंने टिश्यूज के बारे में बताया था कि भाई टिश्यूज क्या होते हैं, तो आप मुझे बताइए टिश्यूज का मतलब टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में सही कथन कौन सा है? फटाफट आंसर करो। अलग अलग काम करने वाले सेल का ग्रुप, एक जैसा काम करने वाले अंगों का समूह, एक जैसे सेल का ग्रुप जो कोई खास काम कर रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे होगा। ऊतक की परिभाषा क्या होती है, ऊतक को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताओ फटाफट जल्दी से, क्या होगा इस सवाल का जवाब? फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और थोड़ा सा क्लास ना अपने दोस्तों के साथ भी साझा करो। क्लास जो है वो आपका 11 बजे से शुरू होता है और 12 बजे तक क्लास आप लोगों का चलेगा। रोज़ाना आप लोगों का यही टाइम रहने वाला है। अभी मैं टाइम टेबल भी डिस्कस कर दूंगी ताकि सारे बच्चे जो हैं रेगुलर क्लास के साथ कनेक्ट हों। क्या होगा तो याद रखना, बहुत सारे सेल का समूह, और सेल कैसे होंगे? एक जैसे सेल होंगे, एक जैसे सेल का समूह जो कोई विशिष्ट कार्य कर रहे होंगे, उसी को हम टिश्यू कहते हैं, उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। केवल 36% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें विकी, अलोन बॉय, अनम, शालू, इन लोगों ने जवाब दिया है। देखो बेटा, यहाँ पे क्या बोला था मैंने आपको, आपके शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं मौजूद हैं। तो जैसे आपका लिवर है, तो लिवर आपका हैप्टिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो लिवर मतलब वहां पर बहुत सारे क्या मिलेंगे? बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, और ये सेल एक जैसे होंगे, सेम होंगे, समान सेल होंगे। इनकी समान कोशिकाएं होंगी और ये समान कोशिकाएं ही मिलकर बनाएंगे ऊतक। इन्हीं को हम टिश्यू बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के समूह को। लेकिन वो कोशिकाएं सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और ये सेम कार्य ही करेंगे, ये समान कार्य ही करेंगे। जैसे आपकी स्किन बनी है एपिथेलियल टिश्यूज की, आपकी स्किन बनी है उपकला ऊतक की, तो पूरी स्किन में आपको उपकला ऊतक ही मिलेंगे। यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पर आपको एपिथेलियल सेल्स ही मिलेंगे, जिन्होंने आपके टिश्यू का मतलब जिन्होंने आपकी त्वचा का निर्माण किया है। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे, जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसी कोशिकाओं के समूह को ही हम ऊतक कहते हैं, जो कि एक विशिष्ट कार्य कर रहे होंगे, जो कोई किसी स्पेसिफिक कार्य को कर रहे होंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताओ। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सी ऑर्गेनली जिम्मेदार होती है? वो कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है? प्रोटीन का संश्लेषण बेटा कहां पर होता है, किस ऑर्गेनली में होता है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल या फिर लाइजोम? कहां पर होगा, जल्दी से बताओ। हाँ, फिर से आएगा डीएलएड का फॉर्म बेटा, जल्दी से बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सेल है जिसे हम कहेंगे जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, किस जगह पर? और इसी को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसी ऑर्गेनली को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो इसका सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड राइजोम। राइजोम को ही हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, याद रखेंगे। ए ऑप्शन इसका जवाब होगा।
94% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें बुग्गू, अलोन बॉय, अमित, विकी, इन लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दे दिया है। तो राइजोम को ही कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, और यहीं पर क्या होगा, यहीं पर प्रोटीन का निर्माण होगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलिए भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करेंगे, लेकिन अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, और होमवर्क ये होगा, ये वाला क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग होमवर्क में बताएंगे। सवाल क्या है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका जवाब मुझे हर बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को मैं टाइम टेबल बता दूं। मेरे बाद मैथ्स की क्लास होगी, उसके बाद रीजनिंग की क्लास होती है सुबह 9 बजे, आपकी संजीत सर की क्लास होती है सामाजिक अध्ययन की, फिर 10 बजे हिंदी की क्लास होगी। ये पूरा आपका यूट्यूब का टाइम टेबल है डीएलएड का। रोजाना आपको सुबह 11 बजे जुड़ जाना है साइंस की क्लास के साथ, क्योंकि 20 प्रश्न जो हैं आपके साइंस के आने वाले हैं। राइट, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने सेल के बारे में जाना, बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने किए कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं। बाकी जरा देखते हैं कि आज के टॉपर्स कौन हैं। तो आज की क्लास को टॉप किया है बुग्गू ने, सेकंड रैंक आई है अलोन बॉय की, थर्ड पर है अनामी सुनामी, नीतीश, विक्टर, साइलेंट, अंजलि, रजनी, अनु, भारती, नीलम, शालू, श्रेया, नजीम, ये सोना, ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे क्लास में पार्टिसिपेट किया है। तो स्टूडेंट्स चलिए भाई, इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ पे ओवर करूँगी। अब आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 11 बजे, जुड़ना ना भूलें। बाकी अगर आप में से कोई बच्चा कार्यालय परिचारी और बेसिकली CGL 4 या फिर SSC 10+2 की तैयारी कर रहा है, तो शाम को 5 बजे क्लास होती है साइंस की, आप उस क्लास में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। कल हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। कल की क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा ऊतक, या जिसे हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।